इस गहन चर्चा में स्वागत है। आजकल हम सभी के फोन में कोई ना कोई बैंकिंग ऐप तो होता ही है। हाँ बिल्कुल। बस स्क्रीन पर कुछ टाइप किए और आपका सारा अकाउंट बैलेंस तुरंत सामने आ जाता है। पैसे भेजना हो या रिसीव करना हो, सब कुछ बस एक पल में हो जाता है। एकदम। और बाहर से देखने पर ना ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही जादुई और बेहद आसान लगती है। बिल्कुल, लेकिन उस चमकदार स्क्रीन के ठीक पीछे, मेरा मतलब है बैंक के अंदरूनी सिस्टम में वास्तव में क्या चल रहा होता है, ये एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प दुनिया है। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय बिल्कुल यही है, बैंकों में अकाउंटिंग प्रविष्टियों के परिचालन पहलू। तो सरल शब्दों में कहें तो बैंक अपने रोजमर्रा के जो करोड़ों लेन देन होते हैं, उनका हिसाब किताब बैकएंड पर कैसे मैनेज करते हैं। और आज का हमारा ये विश्लेषण इस बात पर केंद्रित है कि बैंकों का ये अकाउंटिंग सिस्टम बाकी दुनिया के व्यवसायों से इतना अलग क्यों है। हाँ, और कई मायनों में तो बिल्कुल उल्टा ही चलता है। साथ ही हम वाउचर नाम की उस व्यवस्था को भी समझेंगे जो किसी भी बैंक की पूरी अकाउंटिंग की नींव होती है। बिल्कुल। इस चर्चा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि आज के इस पूरी तरह से डिजिटल हो चुके युग में भी ना बैंकिंग सिस्टम के मूल में वही पुरानी मैनुअल अकाउंटिंग प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। जो कि बहुत हैरानी की बात है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि सब कुछ बस कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बैंक के कामकाज का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। किसी भी अन्य बड़े कॉर्पोरेट की तरह एक बैंक का उद्देश्य भी एक सटीक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L तैयार करना होता है। जो कि सिर्फ बैंक के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक जैसे रेगुलेटर्स के लिए भी अनिवार्य है, और शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो बेस है वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कोई भी एंट्री हवा में नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। हर डेबिट के लिए सिस्टम में कहीं ना कहीं एक समान वैल्यू का क्रेडिट होना ही चाहिए, और हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट। जैसे मान लीजिए काउंटर पर 2000 रुपए नकद जमा किए गए, तो ग्राहक का व्यक्तिगत खाता 2000 रुपए से क्रेडिट हो जाता है क्योंकि उसकी जमा राशि बढ़ गई। लेकिन ठीक उसी समय बैंक का अपना कैश अकाउंट डेबिट होता है। एकदम सही, क्योंकि बैंक की तिजोरी में नकद संपत्ति आ गई है। ये जोड़ा हमेशा साथ चलता है। ये सिस्टम तो पूरी मॉडर्न अकाउंटिंग का आधार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। वो कैसे? देखिए, आज के समय में जब कोई ब्रांच में जाता है तो कर्मचारी मोटे मोटे रजिस्टर लेके तो नहीं बैठा होता। वो सिर्फ कंप्यूटर में कुछ कमांड टाइप करता है। हाँ, और बाकी का सारा काम वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में खुद कर लेता है। बिल्कुल। एंट्री को सही लेजर में डालना, दिन के अंत में बैलेंस शीट को अपडेट करना। तो फिर इस पूरी मैनुअल प्रक्रिया को समझने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मशीनें सब कुछ कर रही हैं तो पुरानी प्रक्रियाओं की क्या जरूरत है। वही तो। लेकिन अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो बैंकिंग में भरोसे और जवाबदेही का पूरा ढांचा इसी समझ पर टिका है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल। आज का जो कोर बैंकिंग सिस्टम है CBS, वो सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से कर तो लेता है, लेकिन तकनीक कभी भी ज्ञान का विकल्प नहीं हो सकती। हाँ, कल्पना कीजिए किसी दिन सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए, या कोई ऑडिटर आकर किसी बहुत ही जटिल लेन देन पर सवाल खड़ा कर दे, या कोई बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट पूछ ले कि उसके खाते से कोई विशेष टैक्स क्यों काटा गया है। एकदम। ऐसे में बैंक अधिकारी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ये तो सिस्टम ने किया है, मुझे इसके पीछे का गणित नहीं पता। ओहो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। बिल्कुल। अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जब उन्होंने एंटर दबाया तो बैकग्राउंड में कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ और कौन सा डेबिट। मशीनें केवल प्रक्रिया को तेज करती हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के सही होने की जिम्मेदारी तो उसी इंसान की है जो सिस्टम चला रहा है। सही कहा। अगर बैकएंड की समझ नहीं होगी तो कोई भी गड़बड़ी पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वो दिलचस्प पहलू जो बैंकों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है, उनकी उल्टी दिशा। हाँ, बैंकों की अकाउंटिंग सच में उल्टी दिशा में बहती है। क्योंकि आमतौर पर जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है तो जब भी कोई लेन देन होता है उसे सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में दर्ज किया जाता है, जिसे हम जर्नल या कैश बुक कहते हैं। हाँ, जहां दिन भर की सारी एंट्रीज एक के बाद एक लिखी जाती हैं और फिर दिन के अंत में उन प्रविष्टियों को उनके संबंधित लेजर्स में डाला जाता है। लेकिन बैंकिंग उद्योग में ये नियम बिल्कुल काम नहीं करता। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी आम बिजनेस में लेजर को कुछ घंटों बाद अपडेट किया जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता।
लेकिन बैंकों के लिए लेजर अकाउंट्स, विशेषकर ग्राहकों के व्यक्तिगत खाते, सबसे पहली प्राथमिकता होते हैं। बैंक ये जोखिम नहीं उठा सकते कि ग्राहक का खाता तुरंत अपडेट ना हो। तो इसलिए लेन देन होते ही बैंक सबसे पहले उस एंट्री को सीधे ग्राहक के लेजर में दर्ज करते हैं। बिल्कुल। इसे बैंकिंग की भाषा में वाउचर पोस्टिंग कहा जाता है। इसका तर्क तो बहुत व्यवहारिक है। मान लीजिए सुबह 10 बजे किसी ने 50,000 रुपए निकाले और बैंक ने सोचा कि इसे पहले कैश बुक में लिख लेते हैं, शाम को लेजर अपडेट करेंगे। और वही व्यक्ति दोपहर 12 बजे दूसरी ब्रांच से फिर पैसे निकालने की कोशिश करे, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि बैलेंस बचा है या नहीं? बिल्कुल, बैंक तो भारी नुकसान में चला जाएगा। इसलिए ग्राहक का लेजर हर मिली सेकेंड अप टू डेट रहना चाहिए। तो इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए लेजर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है ना? हाँ, एक होता है सब्सिडरी लेजर और दूसरा जनरल लेजर। सब्सिडरी लेजर वो जगह है जहां हर एक ग्राहक का अलग अलग व्यक्तिगत खाता होता है, जैसे हम सबके अलग अलग सेविंग अकाउंट्स। बिल्कुल। वाउचर पोस्टिंग के तहत सीधे इन्हीं खातों में तुरंत एंट्री की जाती है। फिर जब दिन खत्म होता है तो इन लाखों खातों की एक समरी निकाली जाती है और वो समरी जर्नल लेजर के कंट्रोल अकाउंट में जाती है। एकदम सही। इसे ऐसे समझें कि बैंक की अकाउंटिंग एक बड़ी किताब है। सब्सिडरी लेजर्स उस किताब के अलग अलग अध्याय हैं, जहां पूरी कहानी विस्तार से है। और जनरल लेजर का कंट्रोल अकाउंट उस किताब की विषय सूची या इंडेक्स है, जो बताता है कि आज कुल कितना पैसा आया और कितना गया। काफी अच्छी उपमा है। अब उस सबसे अहम पुर्जे की बात करते हैं जो इस पूरी मशीनरी को चलाता है, वाउचर। हाँ, मैनुअल बैंकिंग ऑपरेशंस में हर एक एंट्री की बुनियाद एक फिजिकल वाउचर ही होता है। कैश में काउंटर पर सचमुच के नोटों का आदान प्रदान होता है। नकद पैसा बैंक में आता है या बाहर जाता है। और नॉन कैश या ट्रांसफर में कोई नकद पैसा अपनी जगह से नहीं हिलता, सिर्फ सिस्टम एक खाते से नंबर कम होकर दूसरे में बढ़ जाते हैं। और इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती हैं: डेबिट, क्रेडिट और कॉम्पोजिट वाउचर। डेबिट वाउचर वो दस्तावेज है जो खाते से पैसे निकालने का अधिकार देते हैं, जैसे ग्राहक द्वारा जारी किया गया चेक या नकद निकालने का विड्रॉल फॉर्म। और क्रेडिट वाउचर वो है जो खाते में पैसे जोड़ते हैं, जैसे वो फॉर्म जो हम पैसे जमा करने के लिए भरते हैं, पे इन स्लिप। बिल्कुल, वो महज एक पर्ची नहीं बल्कि एक लीगल क्रेडिट वाउचर है। यहाँ तक कि टैक्स जमा करने का चालान भी क्रेडिट वाउचर है। और फिर आता है कंपोजिट वाउचर। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये बैंक के आंतरिक खातों के एडजस्टमेंट के लिए होता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही दस्तावेज में होते हैं। अच्छा, मतलब अगर बैंक को अपनी ही ब्रांच के बीच कोई खर्च ट्रांसफर करना है तो वो इसका उपयोग करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उपयोग गलतियों को सुधारने में होता है। वो कैसे? मान लीजिए सिस्टम में किसी गलत खाते में पैसे क्रेडिट हो गए, तो उसे रिवर्स करने और सही जगह डालने के लिए एक ही कंपोजिट वाउचर बनाया जाता है, जो पूरी गलती को एक साथ सुधार देता है। गलतियों की बात आई है तो ये समझना भी जरूरी है कि इतनी बड़ी कागजी कार्रवाई में बैंक सटीकता कैसे सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए चेक एंड बैलेंस का एक मजबूत ढांचा होता है, जिसे मेकर चेकर प्रणाली कहते हैं। मेकर चेकर मतलब जो एंट्री करता है और जो चेक करता है वो अलग अलग लोग होते हैं। बिल्कुल, जो अधिकारी सिस्टम में एंट्री करेगा वो मेकर है, वो कभी उससे अप्रूव नहीं कर सकता। दूसरा अधिकारी चेकर उसकी जांच करता है। इससे तो मानवीय त्रुटियां भी तुरंत पकड़ में आ जाती होंगी और धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाती होगी। एकदम। इसके साथ ही हर ब्रांच को नियमित अंतराल पर अपने लेजर्स का जनरल लेजर के साथ मिलान करना होता है, जिसे बैलेंसिंग ऑफ बुक्स कहते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, एक कहानी की तरह। हाँ बिल्कुल, चलिए एबीसी बैंक की एक ब्रांच के ग्राहक मिस्टर ए का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए के खाते में दिन की शुरुआत में 9,000 रुपए का बैलेंस है। अब उनका पहला लेन देन होता है, वे 2,000 रुपए नकद जमा करते हैं। तो मिस्टर ए का व्यक्तिगत खाता 2,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा और उनका बैलेंस 9,000 से बढ़कर 11,000 हो जाएगा। और दूसरी तरफ बैंक का कैश अकाउंट 2,000 से डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल। अब बिन का दूसरा लेन देन, मिस्टर ए के पास 5,000 रुपए का एक चेक है जो किसी मिस्टर बी ने दिया है, और मिस्टर बी का खाता भी उसी ब्रांच में है। हाँ, तो जब मिस्टर ए वो चेक जमा करते हैं तो ये एक नॉन कैश ट्रांसफर है, कोई नकद नहीं गिना जाएगा। सिस्टम मिस्टर बी के खाते को 5,000 से डेबिट करेगा और मिस्टर ए के खाते को क्रेडिट। तो मिस्टर ए का बैलेंस 11,000 से बढ़कर अब 16,000 हो गया। चलिए अब तीसरे और चौथे लेन देन पर आते हैं जो क्लियरिंग से जुड़े हैं।
क्लियरिंग हाउस वो जगह है जहां बैंक आपस में चेक सुलझाते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने कुछ दिन पहले किसी दूसरे बैंक का 3,000 का चेक जमा किया था जो आज क्लियर हो गया। तो उनके खाते में 3,000 क्रेडिट हो जाएंगे। 16 और 3 19,000। लेकिन उसी दिन मिस्टर ए द्वारा किसी और को दिया गया 4,000 का चेक भी आ जाता है। तो बैंक उनके खाते को 4,000 से डेबिट कर देगा। बैलेंस वापस 15,000 रह गया। और अब आखिरी लेन देन, मिस्टर ए को 6,000 रुपए का एक आउटस्टेशन ड्राफ्ट बनवाना है। इसके लिए बैंक तुरंत उनके खाते से 6,000 डेबिट कर लेगा। तो उनका अंतिम बैलेंस वापस 9,000 पर आ गया। लेकिन ड्राफ्ट का पैसा तुरंत तो किसी को नहीं मिलता ना। नहीं, इसलिए बैंक उस 6,000 को अपने एक आंतरिक खाते में क्रेडिट कर देता है, जिसे इंटर ऑफिस ड्राफ्ट अकाउंट कहते हैं। ओहो, तो दिन के अंत में इन सभी लेन देन का क्या होता है? इन सभी वाउचर्स की एक समरी बनाई जाती है। सेविंग बैंक के वाउचर्स को एसबी डे बुक में दर्ज किया जाता है। और फिर उस डे बुक का जो अंतिम कुल जोड़ होता है उसे जनरल लेजर के कंट्रोल अकाउंट में डाल दिया जाता है। एकदम सही। इसी तरह करंट अकाउंट, लोन अकाउंट की भी अलग अलग डे बुक्स बनती हैं। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक कागज की साधारण सी पर्ची भी बैंक की विशाल मशीनरी को चलाने वाला ईंधन है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जब करोड़ों लेन देन एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग से हो रहे हैं, तब तो कोई बैंक अधिकारी बैठ के पर्ची नहीं धर रहा होता। हाँ, वो सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। जब भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, बैकएंड सिस्टम खुद ही एक डिजिटल वाउचर जनरेट करता है। और वही डिजिटल निशान ऑडिट के लिए रिकॉर्ड माना जाता है। बिल्कुल। बैंक का पूरा ढांचा आज भी उसी वाउचर पोस्टिंग के सिद्धांत पर काम कर रहा है। बस कागज की जगह कोड ने ले लिया।